मेरे YouTube चैनल इंस्पायरेशन साइंस क्लास पे आप लोगों का मोस्ट वेलकम। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। कल जो हमने पढ़ाया था आप लोगों को अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो कैसा लगा कल का क्लास? तो कमेंट्स करके कुछ बच्चों ने बताया भी और आप भी बताइए। और आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। आज की क्लास करने के बाद आप इस चीज को जान जाओगे कि गाड़ी वगैरह जो होता है, जो हम लोग बाइक वगैरह चलाते हैं या कोई और भी जो वाहन है, उसमें साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। इसके अलावा आज की क्लास करने के बाद आप ये जान जाओगे कि सेविंग मिरर के रूप में भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और दंत चिकित्सक यानी जो डेंटिस्ट वगैरह लोग होते हैं वो भी जो है उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। दांत का इमेज बड़ा देखने के लिए क्यों करते हैं, इन सब बातों को भी जानेंगे। और सोलर कुकर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, इस बात को जानेंगे। और जो वाहन होता है उसके हेड लाइट में या टॉर्च या सर्च लाइट वगैरह में जो है उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, मतलब किया जाता है ये हमें पता चल जाएगा। क्यों किया जाता है इस पर भी हम लोग जानेंगे, इस बात को भी हम लोग जानेंगे। तो कुल मिलाकर के आधा क्लास मुझे लगता है कि होने वाला है बहुत ही बेहतरीन। तो बिना किए लेट आइए करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। यहाँ पे दो केसेस होंगे। हमने उत्तल दर्पण में हम लोग 6 केस पढ़े थे, यहाँ पे केवल 2 केस होंगे। एक जब वस्तु यानी कि बीम अनंत पर होगा, और दूसरा केस हम लोग पढ़ेंगे जब वस्तु यानी कि बीम अनंत और ध्रुव के बीच में होगा। यानी कि अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को, प्रतिबिंब एक जैसा ही बनेगा। तो आइए देखते हैं क्या कहा जा रहा है। स्थिति 1 में क्या पढ़ेंगे? जब वस्तु अनंत पर हो। जी, वस्तु कहां हो भाई? अनंत पर। तो आइए देखते हैं। ये आपका कन्वेक्स मिरर, ओके। ये आपका ध्रुव हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल से टकराता है, इसी वजह से मुख्य अक्ष की दिशा में किरण जो है वापस जा रहा है। सपोज दैट के यहां अनंत पर जो है एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट AB यहां पे दिखाया जा रहा है। इससे डॉट डॉट करने का मतलब ये अनंत से यहां से एक किरण आ रही है। एक किरण यहां नीचे से, किरण तो बहुत सारी आ रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आएगी वो कहां से जाएगी? तो ये तो उत्तल दर्पण है, किरण तो अंदर जाएगी नहीं, इसके बाहरी सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो क्या सिचुएशन आएगा? हमको ऐसा लगेगा कि ये किरण जो है, ये जो इधर जा रहा है वो मुख्य फोकस F से आ रहा है। आइए इधर से देखते हैं, यहां भी सेम वही सिचुएशन होगा। जी, हमको लग रहा है कि ये किरण यहां से आ रहा है जबकि यहां से लौट रहा है। तो हमको ये दोनों किरण यहां से फैलता हुआ मालूम पड़ रहा है। तो इस बिंदु पर हमारा प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब मुख्य फोकस F पर और मुख्य अक्ष पर ही बना है। कैसा बना है? बिंदु साइज का बना। देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ कितना बड़ा है और यहाँ पर कितना छोटा है। और दर्पण के कहा बना है? पीछे बना है। दर्पण के पीछे बना है। और ये कौन सा प्रतिबिंब होगा? आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? सीधा होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं जब इस तरह का हमें डायग्राम आए, जब वस्तु अनंत पर हो तो हमें किरण आरेख बना करके उसके बारे में लिखने के लिए कहेगा, तो हम क्या लिखेंगे कि ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मुख्य फोकस F पर काल्पनिक और सीधा बनता है, जो कि बिंदु साइज का होता है। आप शब्द को उलट फेर कर सकते हो, बिंदु साइज का पहले लिख सकते हो, काल्पनिक और सीधा बाद में। लेकिन इतनी बातों को लिखना पड़ेगा कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे मुख्य फोकस F पर बिंदु साइज का काल्पनिक, और काल्पनिक को आभासी भी कहते हैं, काल्पनिक और सीधा बनता है। तो मुझे लगता है ये केस आपको समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा केस देखते हैं। जब वस्तु अनंत और
ध्रुव के बीच हो। ये उत्तल दर्पण। आइए, सॉरी थोड़ा सा मतलब यूं दीजिए, हाँ ठीक है। ये P और ये F और ये C, ठीक है। सपोज दैट ये अनंत इधर कहीं पर है, कहीं पर भी एक ऑब्जेक्ट को रख दो यार। ये एक ऑब्जेक्ट है A और B, तो यहां से एक किरण ये इसके मुख्य अक्ष के समानांतर, तो मुख्य अक्ष से समानांतर किरण क्या होगा, मुख्य फोकस से हमको निकलता हुआ मालूम पड़ेगा। ये यहाँ पे एक किरण को जो है वक्रता केंद्र डायरेक्शन में दिखाइए, तो ये डॉट डॉट करके दिखाइए जी, और ये डायरेक्शन में यहाँ से लौट जाएगा, चूंकि ये 90 डिग्री पर टकराएगा। यहाँ पे वक्रता केंद्र दिशा में कितना डिग्री से टकराता है किरण, 90 डिग्री से टकराता है जी। तो ये दोनों यहाँ पे मिले, इसका मतलब प्रतिबिंब यहाँ बना है। ये देख सकते हैं आप, प्रतिबिंब सीधा है लेकिन वस्तु से काफी छोटा है, और ध्रुव और मुख्य फोकस F के बीच में बना है। तो क्या लिखेंगे हम कि ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच वस्तु से छोटा, काल्पनिक और सीधा बनता है ना। ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच वस्तु से छोटा, काल्पनिक और सीधा बनता है। दैट्स ऑल। तो आइए, ये दोनों केसेस थे जो हम लोगों ने जाना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। और अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। हालांकि का के जगह के लगाइए, चूंकि बहुत सारे उपयोग हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। तो अवतल दर्पण का 1 नंबर में उपयोग में आप लिख सकते हैं कि इसका उपयोग जो है टॉर्च या सर्च लाइट और वाहनों के अग्रदीप में होता है। इसका उपयोग टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों के अग्रदीप में होता है। अगर सवाल ये आए कि क्यों होता है, तो हम कह सकते हैं कि टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों के अग्रदीप में प्रकाश किरण, प्रकाश का समांतर किरण पुंज, प्रकाश का समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज आप समझते होंगे, ये समांतर किरण पुंज है ना। जब किरणें एक दूसरे के समानांतर चलती हैं तो किरणों के ऐसे समूह को समांतर किरण पुंज कहा जाता है। तो टॉर्च, सर्च लाइट और आपके पास जो वाहन के अग्रदीप जो है, जिसको हेडलाइट कहते हैं, उसमें प्रकाश का समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। पर सवाल ये क्यों करते हैं, तो वो समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए। थोड़ा सा डायग्राम से समझिए। सपोज दैट ये आपका एक टॉर्च है, यहां से जो है लाइट निकल रही है। तो लाइट निकलेगी, अगर यहां पर कनके भी साइड में इसके कनके मिरर नहीं लगा हुआ होगा, तो पता है ये किरण क्या होगा, ये किरण जो है यहां से इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, इधर आगे नहीं जाएगी। लेकिन अब क्या होगा, अब जो कनके मिरर यहां लगा हुआ है, तो किरण जो है इससे टकराएगी, टकरा करके पैरेलल निकलेगी, पैरेलल निकलेगी, है ना। इस तरीके से किरण कनके, ये साइड में कनके मिरर लगा हुआ है, तो कनके मिरर से टकरा करके किरण कैसे जाएगी, समानांतर जाएगी। तो यही समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए टॉर्च, सर्च लाइट या गाड़ी के हेडलाइट वगैरह में इसका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपको यकीन नहीं तो एक दिन आप कुछ पैसे बर्बाद करके देख लो, या टॉर्च में खोल करके ना इसको हटा देना, मतलब वो जो है क्या बोलते हैं इसको, कनके मिरर अवतल दर्पण जो वहां पे लगा हुआ है, आप देखोगे ना लाइट ऐसे बिखर जाती है, हमने देखा है यार जी। तो अब तुम लोग ये मत कहना कि सर वही टॉर्च लाकर हमको दे दीजिए, अबे कहां से लाके देंगे। दूसरा नंबर क्या है, दूसरे नंबर में आप मतलब जानिए कि इसका उपयोग जो है शेविंग मिरर के रूप में किया जाता है ना, शेविंग मिरर के रूप में, यानी कि शेविंग दर्पण। अब भैया शेविंग दर्पण के रूप में क्या कह रहा है भैया, मतलब दाढ़ी बनाने में
अवतल दर्पण का उपयोग, यहाँ तो जितने भी नाई है सब तो समतल दर्पण का उपयोग कर रहे हैं। एक्चुअली होता क्या कि जो बड़े बड़े नाई होते हैं, जहां पर फॉर एग्जांपल जब हम लोग कपिल शर्मा शो वगैरह देखते हैं तो वहां पे क्या होता है कि एक मर्द जो है फीमेल का रोल प्ले करता है, उसका देखिएगा बिल्कुल स्किन वगैरह आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये फीमेल है, सॉरी मेल है। इस तरीके से उनको मतलब इतना ज्यादा उनका जो है क्या कर सकते हैं मेकअप वगैरह किया गया है। तो चलिए होता क्या है कि वहां पे एक कनकेव मिरर, जहां वो लोग उन लोगों का सेविंग होता है वहां पे कनकेव मिरर लगा होता है। कनकेव मिरर जो है वस्तु का बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो जो छोटा छोटा दाढ़ी होगा जो कि यहाँ समतल दर्पण में दिखाई पड़ता है वो वहां दिखेगा और उसको जो है वो उस दाढ़ी को वो काटने का जो है प्रयास करेगा जी। तो मतलब सेविंग मिरर में करते हैं, क्यों करते हैं? दाढ़ी का चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, है ना, चेहरे का जो है बड़ा आकार बड़ा साइज देखने के लिए, है ना जी। तीसरा नंबर अगर हम कह सकते हैं कि मतलब दंत चिकित्सक द्वारा दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ना। तो चूंकि दांत के बीच में कैविटी वगैरह होती है तो डॉक्टर देखता है कि भाई इस कैविटी में कितना बड़ा कैविटी है, ऐसे पता नहीं चलता है। दोनों मतलब दांत के बीच में जो कैविटी है उतना पता नहीं चलता है, लेकिन जब हम देखते हैं ना कनकेव मिरर से तो वो बहुत बड़ा बड़ा दिखता है। दांत आपको इतना बड़ा बड़ा दिखेगा, दांत इतना छोटा सा दांत इतना बड़ा बड़ा दिखेगा यार, और उसके बीच में जो छोटी सी कैविटी बड़ी बड़ी कैविटी दिखेगी जी। तो वहां पे इसका उपयोग होता है। और दूसरी चीज है जो लास्ट है कि इसका उपयोग जो है सोलर कुकर में होता है, प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने में। क्या कह रहा है ये? देखिए जब प्रकाश जो है आपने पढ़ा होगा कि अनंत पर जब वस्तु होता है तो वो मुख्य फोकस पर क्या हो जाता है? केंद्रित हो जाता है। आपने ये देखा होगा, ये वाला डायग्राम अगर आपको याद हो कि जब वस्तु अनंत पर होता था तो आपको याद होना चाहिए कि किरणें जो है अनंत से आकर के ये मुख्य फोकस एफ पर केंद्रित होता है। तो इस तरीके से उसको एडजस्ट किया जाता है कनकेव मिरर को उसके बॉडी में, मतलब सोलर कुकर के बॉडी में इस तरीके से फिट किया जाता है कि सोलर कुकर का जो बॉडी होता है, ये बॉडी जो होता है, जो लाइट आ रहा होता है, जितनी प्रकाश की किरणें आ रही होती हैं उसको एक पॉइंट पर क्या करता है? एब्जॉर्ब कर, मतलब एक पॉइंट पर मिलाता है। जिस पॉइंट पर ये सारा लाइट मिलेगा वहां पर क्या होगा? हीट पैदा होगा बहुत बड़ी मात्रा में, और जिससे पूरा बॉडी इसका क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। जब इसका बॉडी गर्म होगा तो इसके अंदर अगर जो खाना हम बना रहे हैं वो भी गर्म हो जाएगा। इस तरीके से भाई सोलर कुकर को धूप में रख देंगे, खाना बन के तैयार। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यार, है ना। और उसके बाद हम लोग जानेंगे, ये तो था अवतल दर्पण के उपयोग। तो मुझे लगता है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अगर यार कोई बात समझ में नहीं आती तो यार बताओ ना बिंदास होकर के, क्या प्रॉब्लम है यार? तो परेशानी की होती है, मतलब अभी जो परेशानी है बिंदास होके बोला करो, समझते कि नहीं? बिंदास होके बोला कर, राज जो दिल में है उसको खोला कर। आइए एक हम लोग पढ़ते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग, तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है वाहन वगैरह में साइड मिरर के रूप में, है ना, साइड मिरर के रूप में किया जाता है। साइड मिरर कहने का क्या मतलब है? गाड़ी वगैरह के बगल में जो शीशा लगा होता है, आईना जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें हम लोग पीछे वगैरह का, हम इस साइड वाले में अपना एकदम स्मार्ट सा चेहरा देखते रहते हैं, और इस वाले शीशा में जो है दाएं हाथ में जो होता है, पीछे वाले कोई बैक से मतलब पीछे से कोई गाड़ी वगैरह आ रही उसको देखते हैं, उसी की बात हो रही है सर। तो उसमें जो है साइड मिरर के रूप में जो है मतलब उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये तो बात जान गई कि उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एनसीईआरटी में सवाल ये है कि साइड मिरर के रूप में हम उत्तल दर्पण को ही वरीयता मतलब उसी को प्रीफरेंस क्यों देते हैं, उसी की वरीयता क्यों देते हैं? अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों नहीं करते भाई? उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं यहाँ देख लीजिए। ये इस डायग्राम से आप समझ सकते थे। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट था, है ना, ये किरण निकल रही थी, और ये तो देखिए ये कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसका प्रतिबिंब कितना छोटा बन गया, और प्रतिबिंब क्या बन गया? सीधा बन गया। और अवतल दर्पण वगैरह लगाएंगे भाई उसमें तो प्रतिबिंब उल्टा बन जाता है। मालूम चला कि ट्रक आ रहा है इधर से, हमको लगेगा ट्रक आ रहा है उधर से, मतलब बहुत इतना एक्सीडेंट वगैरह होना शुरू हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या होगा। और समतल दर्पण कैसे लगाएंगे यार? उसमें तो जितना बड़ा प्रतिबिंब होता है, मतलब बीम उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। मालूम चला कि एक ट्रक को पीछे से देखने के लिए बगल में एक ट्रक के इतना बड़ा आईना लगाना होगा। ये तो बहुत बड़ी कुदरत की, ईश्वर की देन है, ये वरदान है यार कि जो उत्तल दर्पण हम लोगों को मिला है। तो क्यों करते हैं? तो उसके पीछे रीजन क्या है उसमें लिखेंगे
कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र है, ये जो दर्पण है ना, इसका दृष्टि क्षेत्र देखिए यहां से लेकर के लगभग इतना बड़ा दृष्टि क्षेत्र है इसका। तो दृष्टि क्षेत्र इसका बहुत बड़ा है क्योंकि ये बाहरी सरफेस से इसको रिफ्लेक्ट करता है। क्योंकि अवतल दर्पण का जो है मुंह इस तरीके से छोटा हो जाता है और उत्तल दर्पण का मुंह इस तरीके से क्या हो जाता है, यहाँ देखिए इस साइड से इस साइड बड़ा हो गया यार। हाँ, तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है और ये किसी वस्तु का, है ना, ये किसी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, किसी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है ना। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं यार, और कोई परेशानी होती है भाई तो मतलब बार बार कह रहा हूं यार बोला करो यार, है ना, परेशानी होती है तो बोला कर, राज जो दिल में है उसे खोला कर, ऐसे ना राज को छुपाया कर। तो ठीक है, इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।